ਛੋੜਾ ਛਾੜੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਸੰਦ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਈਏ ਜਾਣਾ। वाह रणवीर साहब मजा आई है। राकेश रोशन ने कभी कश्मीर फाइल्स या छावा या बंगाल फाइल्स नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? अब मैं अंदर जाता हूँ, अंदर से आवाज आती है अल्लाह अकबर। अरे बच्चे डर जाएंगे यार। जय श्री राम, दो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। अरे क्या कर रहे हो? तो भाई साहब ਤਨਵੀਰ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਤਨਵੀਰ ਡਾਰ। कैसे हो आप? सुबह सुबह आपको तंग कर दिया अरे सर, मैं जो सवेर की गपशप लाता मजा ना वो खास है। हम यहाँ पहुंच के ना हमने देखा ट्यूबवेल के सामने वाला घर तो यही है, पहले पत्थरों का पता करें। सोई तो नहीं थे अभी? नहीं, अभी तो उठा हूं मैं। अच्छा अभी उठे हो? मैं तभी बोला ना आराम से आएंगे 8:30 पौने 9 बजे। और आज मौसम भी अच्छा है, बीच में धूप बीच में धुंध। हाँ लॉन है, ठीक है ठीक है। आपको यहाँ पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ वॉक भी करेंगे, गपशप भी करेंगे, चाय। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा नॉर्मल रूटीन क्या रहती है उठने की? अच्छा डेली, सर्दी हो गर्मी हो कोई भी मतलब मौसम? वाह यार। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज वॉक शॉक रखी होती है रूटीन। ठीक है। रिवॉल्वर दियां गोलियां मिगी बचपन च गीटियां कन्ने खेडी दियां खेडां याद करांदियां। ये डायलॉग अच्छा नहीं लगा ना, क्योंकि मेरे मुंह से है, ये उसी से अच्छा लगेगा जिसका ये डायलॉग है। जम्मू दा सुपरस्टार तनवीर डार। अज दी चाह तनवीर डार साहब दे घर तलाब तिल्लो रामा लेन। और जम्मू का एक बेहतरीन कलाकार, कलाकारी की बात भी होगी, जम्मू की बात भी होगी, जम्मू के माहौल की बात भी होगी। सर्दी बहुत है, लोहड़ी के ऊपर भी कुछ बात करेंगे और गीटियों की बात भी होगी, क्योंकि गीटियां एक ऐसी मूवी आई थी डोगरी में जिसने शायद बहुत कुछ बदला था। क्योंकि एक ऐसा दौर था जम्मू का, जम्मू के गैंगस्टर्स का, गैंग वॉर का, 70 और 80 के दशक तक का, जो शायद हमारे पेरेंट्स ने देखा। फिर एक ऐसा दौर आया जो हमने गीटियां के जरिए भी देखा, और हमारी अगली जनरेशन या आज की जेन ज़ी शायद इस चाय टॉक के जरिए जानेगी जम्मू के माहौल को और जम्मू का वो दौर जो था उसके बारे में। तो तनवीर डार साहब के घर पे उनके साथ चाय टॉक, मजेदार गपशप पूरा देखिए, एंड तक कमेंट भी करिए। फिर सवेर दी रूटीन मतलब फिक्स रखी थी उसने? सर सवेर दी मेरी रूटीन नॉर्मली 5-6 बजे मैं उठ जाता हूँ। 5-6 बजे उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद पानी वानी पिया, ल्यूक वार्म वाटर, फिर ये गार्डनिंग करता हूँ थोड़ी सी, जो आपको लग रहा है सारा बड़ा सुंदर खूबसूरत गार्डन है आपका, खूबसूरत गार्डन। कभी कोई वो गाड़ी वाला आ जाता है, उसकी गाड़ी वॉश कर देता है मेरे। एंड बस ये सब ऐसे ही, कभी ऊपर गया कभी नीचे, एंड थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो जिम की जो मेरी रूटीन है वो शाम की है। अच्छा हाँ, जिम में शाम को जाता हूँ, तो क्योंकि सुबह टाइम भी नहीं होता। और सर्दी गर्मी में हमेशा हर मौसम में नॉर्मली शाम को ही, क्योंकि शाम की हमारी रूटीन अक्सर खराब हो जाती है, क्योंकि दोस्त यार बाहर जाने नहीं देते तो इसलिए वो कहते हैं कि शाम को मिलो। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए मेरे ख्याल में सबको जिम शाम को ही जाना चाहिए। जिन लोगों को शाम को बाहर जाने की आदत ये भी एक बड़ा अच्छा आपने वो बताया जिम जाने का सिस्टम। मैं मॉर्निंग में जाता हूँ पर सोच रहा हूँ शाम वाला रखूंगा। तो हाँ, आप समझे ना, अब आपको शाम को रखना पड़ेगा। अच्छा, तो एक चीज है, फिटनेस आपने शुरू से ही मेंटेन किया है? मैं हूँ, मेरा बेटा है, वो बड़ी फिटनेस रखता है। अभी वो यूके में था, यूके से जस्ट अभी वापस आया, तो यहाँ आके पहले उसने जिम ज्वाइन किया, और वो भी अभी सुबह मेरे साथ ही उठता है। एंड वो नॉर्मली लोग कहते हैं नो फास्ट फूड, नथिंग, नो एज नहीं स्वीट्स। पूछनी चाहिए। मुझे लगता है आपकी भी एज ना लोगों को, हमारे व्यूअर्स को भी, और जो लोग आपको जानते हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि कितनी उम्र है। नहीं, मुझे जब भी कोई एज मेरी पूछता है तो मैं पहले उसको बोलता हूँ कि आप अपनी बताओ, फिर मैं एडजस्ट करूंगा। ਤੁਹਾਡੇ साहब ने एडजस्ट करा, मैं एडजस्ट करूंगा। अच्छा यार, एज इज जस्ट अ नंबर। आपको थोड़ा सा फिजिकली फिट रहना है, और खासकर मेंटली फिट रहना है। और मैंने एक चीज देखी है कि स्पोर्ट्समैन में जैसे एज जल्दी हो जाती है रिटायरमेंट की, वैसे ही एक्टिंग फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में लेट होती है। उसका रीजन क्या है? मुझे लगता है कि शायद आप जब एक्टर प्रॉपर मैच्योर होता है तो वो अपने आप को ज्यादा उसमें एक्चुअली होता क्या है, आप किरदारों को जीते हो, कैरेक्टर्स को जीते हो। तो जब आप कैरेक्टर्स को जीते हो, अगर एक 60 इयर्स का आदमी है, अगर वो 30 या 40 साल के एक इंस्पेक्टर या पुलिस वाले का रोल अदा करेगा कैरेक्टर को, तो मेरे ख्याल में 2 महीने उसी कैरेक्टर में ही घूमता रहेगा कि मैं पुलिस वाला ही हूँ। कैरेक्टर करने के बाद भी कुछ लोग कैरेक्टर से बाहर नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक मेंटेन करने का एक वो भी एक रीजन रहता है कि आप कोई भी कैरेक्टर जो किरदार निभाते हो, आप उसकी तैयारी करते हो, एंड बस इसी तरीके से है सब। क्या आपने
किसी खास मूवी के लिए, सीरियल के लिए वेट गेन या लूज किया एक्स्ट्रा? हाँ, घिटिया के लिए मैंने किया था। कितना? घिटिया के लिए मैंने नियर अबाउट 15 kg किया था। 15 किलो? हाँ, उस टाइम तो मैं बड़ा स्लिम था, हाँ। काफी 10-12 साल हो गए उस चीज को, तो उसके लिए मैंने गेन किया था। क्योंकि जो ये मॉस्टिच थी ना मेरी मूछें, मैं जब वो ये रख रहा था तो मेरा फेस छोटा था। अच्छा। एंड वो सिर्फ मूछें दिख रही थी, फेस नहीं दिख रहा था। एंड राहुल ने कहा कि नहीं आप थोड़ा सा वेट गेन करो, फिर मैंने थोड़ा मीठा लिया एंड जो भी फैट वेट के लिए वेट लेते गेन हैं, किया। गेन बनाना एंड मिल्क शेक एंड ये सब, नॉन वेज राइस, रात को मैं नॉर्मली राइस बड़े कम अवॉइड ही करता हूँ, सैलेड एंड ये उस दौरान सब। खाए? उस दौरान मैंने बहुत नॉन वेज भी रात को खा के, एंड उससे मेरा वेट गेन हो गया, मेरे फेस पे वो चीज़ बल्क मेरे फेस पे आ गया वो। तो फिर उसके बाद वेट वापस लूज किया? उसके बाद लूज किया एंड फिर आया, फिर किया, फिर एक एज एक वेट होता है जो आपको एज के साथ एज आता के है। साथ आता है। टीनेजर का अलग वेट होता है, जो 30s में जाता है उसका अलग होता है, जो 50s के बाद जाता है जिसमें वो बेली जो वेट आता है, जो बल्क आता है, वो नॉर्मली लोगों को 50s के बाद आता गीटियां, है। वैसे इसके ऊपर हम बात ज्यादा करेंगे क्योंकि गीटियां वैसे जो लोग आपको फील्ड के थे, जैसे हम लोग जो मीडिया में थे, जो लोग नॉर्मल आपके दोस्त थे, वो तो आपको बहुत पहले से जानते थे कि यू आर ए बेसिकली वंडरफुल एक्टर। मगर गीटियां में ना जम्मू के बाहर भी लोगों ने आपको जाना कि यार तनवीर डार वाकई में एक अच्छे एक्टर हैं। कितना समय लगा अपने आप को उस किरदार में डालने में और कितनी मेहनत की थी उस किरदार के ऊपर? देखिए वो जो करेक्टर था ना, वो जब राहुल और हमने जब डिस्कस किया उस करेक्टर को, जब राहुल ने मुझे वो करेक्टर समझाया, वो मुझे कुछ करेक्टर मेरे दिमाग में उतर नहीं रहा था। एक्चुअली क्या था, और वो रियल करेक्टर भी था। वो एक रियल करेक्टर था। और सबसे बड़ी बात है कि वो गुंडा था। हाँ। नॉर्मली गुंडा, नॉट गैंगस्टर, एक मतलब जम्मू की लोकल भाषा में एक कहते हैं मासूम बदमाश। गैंगस्टर जिसको बोल हाँ, सकते हैं, जम्मू कि की जो लोकल प्यार भी करता है, जिसकी जम्मू की फैमिली लोकल भी भाषा में कहते हैं बदमाश। बदमाश। बदमाश लेकिन टाइप। कौन सा बदमाश? हाँ, जो एक रॉबिन हुड है। हाँ, हाँ, रॉबिन हुड। और वो एक करेक्टर को लेना, अब नॉर्मली आप बदमाश देखते हो जो हाँ। किसी टी स्टॉल पे या किसी बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, कहीं कट लगा होता है, चुटकी मुंह में होती है, मसाला रगड़ रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं, वो बदमाश वो नहीं था। सर्दी अच्छी खासी है भाई साहब, आप तो घर बैठ के चाय पी रहे हो, हम यहाँ थोड़ा लॉन में गपशप कर लें, इसलिए पहनना जरूरी है। नहीं, अभी हम लोग अंदर चलेंगे, अंदर भी चलेंगे, चाय अंदर भी। अच्छा अच्छा, फिर हम बाहर भी चाय आ सकती है, बट मुझे लगता है अंदर ठीक रहेगी। नहीं, अंदर चलेंगे, ये वाली बात खत्म करते। तो जब राहुल ने मुझे वो करेक्टर समझाया और उस करेक्टर को मैं उतरने के लिए मेरे को एटलीस्ट टाइम तो लगा थोड़ा सा। फिर जब वो जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट राहुल तैयार करते गए और मैं उस करेक्टर को समझता गया, फिर नॉर्मली जैसे मेरे साथ थे वो क्या नाम है उनका, यशपाल शर्मा, जिन्होंने रहमान का बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया करेक्टर, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने जो करेक्टर किया, सबसे पहले मुझे आते साथ ही राहुल को मुझे बोलते हैं, यार मैनू ना उदे कार ले चलो। अच्छा। जरा करेक्टर है। फिर वो हमारे साथ तालाब खटीका गए। अच्छा। वहां पे उनकी शॉप पे बैठे। शॉप पे बैठने के बाद उन्होंने सारा वो जो जितना भी ऑब्जर्व किया, उसको ऑब्जर्व किया, फिर उनसे बातें की, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, फिर उन्होंने उस कैरेक्टर को ढाला अडॉप्ट किया और फिर देन। आप कितनी बार उस कैरेक्टर के घर गए, उनके परिवार से? मैं नहीं गया, क्योंकि उसकी वजह थी, क्योंकि मेरा जो बचपन है ना वो जम्मू में गुजरा है। आपको पता है? मुझे पता है, मैंने उन कैरेक्टर्स को देखा हुआ, मैं बहुत छोटा था और मैं इन गलियों में जब घूमता था तो उन कैरेक्टर्स को मैं देखता था, वॉच करता था, और इनफैक्ट मैं उनके साथ भी रहता था। अच्छा। बहुत सारे ऐसी दुनिया में कुछ लोग हैं, कुछ नहीं है, बट वो एक वो स्टेज ऐसी होती है ना कि जब आप कॉलेज में नए नए जा रहे होते हो, आपको एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार और जम्मू में रहा है ऐसा ना रहना यार, मैं थोड़ा देखिए कि लोग सारे इनू ही सलामा करे करते हैं, की गल है और हुंदा की है कि सलामा तो उन्हों करे करते हैं, असि नाल एवें खुलते होंदे हैं, एवें होंदे हैं। सही बात। और जम्मू में आपने ठीक कहा कि एक समय था, आज हम उसके ऊपर वही मैं स्टार्ट भी उसी के ऊपर किया कि एक दौर था, हमारी जो पहले की जनरेशन थी, हमारे जो पेरेंट्स लोग, उन्होंने उन कैरेक्टर्स को देखा है, उनके साथ रहे हैं। हमने गीटियां देखकर उस कैरेक्टर को जाने हैं, उन कैरेक्टर्स को, और हमारी अगली जनरेशन शायद हमारे ये इंटरव्यू को देख के जान पाएगी कि बेसिकली ये जिस जम्मू की बात कर रहे हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर तो लोगों ने देखी, बेसिकली गैंग्स ऑफ जम्मू पे मुझे लगता है आज तक जितनी भी मूवीज बनी होंगी शायद गीटियां से बेटर कोई नहीं बनी। देखिए कोशिश हर एक की रहती है, मूवी बन जाती है, लोग मूवीज बनाते हैं। आपकी मूवी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, जितना लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी। देखिए कुछ होता है कि कई बार आप लोगों के दिलों को छू जाते हो। अब जिस जेबीसीपी ने शोले बनाई, उसी ने शान भी बनाई। शोले आज तक चल रही है और शान का पता ही नहीं। तो और नो डाउट राहुल बड़ा इंटेलिजेंटली उसने इस चीज को समझा और ऑडियंस की नब्ज को समझा। एंड अभी जो हम फिल्म बनाने जा रहे हैं अभी, अच्छा, हाँ, ये अभी तो गीटियां 2 आ रही है? नॉट गीटियां 2, मतलब एक हमारी गोटे मूवी है। अच्छा। काउडंग्स।
जिसे हम बोलते हैं। हाँ। तो वो भी लगभग हमारी स्क्रिप्टिंग हो गई है। अगेन गैंग वॉर पे, हाँ, जम्मू की गैंग वॉर, उसका लगभग अगला फेज गैंग वॉर भी है उसमें, जो इंटरनली जो एक पॉलिटिक्स होती है उस पे भी है। मतलब जो गीटियां का अगला फेज है। नहीं, अगला फेज तो मैं नहीं कह सकता हाँ, उसको गीटिया का बट अगला एक फेज है, डिफरेंट बट है। हाँ, बट जम्मू के ही जो क्या कहते हैं उसको, ताना बाना जो बुना गया है इस जम्मू के माहौल को देखकर ही, जो हम लोगों ने देखा 70s 80s के बाद और आज तक देखते आए हैं, वो चीज है। बड़ा बदला जम्मू तनवीर साहब पिछले 30-40 सालों में, बहुत क्या लगा बदला, आपको? क्योंकि आप बहुत भी बदला। जम्मू में ही मुझे रहते याद हैं। है जब हम छोटे थे, मैं लुथरा अकेडमी में पढ़ता था, पहले शास्त्री स्कूल में पढ़ता था। एक एक टेम्पो हुआ करता था लंबा सा ब्लू कलर का, हम उसमें जाया करते थे। फिर उसके बाद मेटाडोर आई, फिर ऑटो भी आए, आज स्मार्ट सिटी की स्मार्ट बसेस भी चल रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं साइकिल लेकर ना, जब मेरे पास साइकिल था, मैं बड़ा, मेरे फादर मुझे साइकिल नहीं लेके दे रहे थे क्योंकि मैं बहुत शरारती था। उनको लगा यार कहीं नीचे आएगा कुछ है तो गाड़ी तू ले ले भैया, थोड़ी सी पढ़ ले और तो गाड़ी लेके दूं, बाइक या ये जो साइकिल है ये नहीं लेके देना। फिर बाद में खैर उन्होंने मुझे साइकिल भी लेके दिया, बाइक एनफील्ड भी मेरे पास रहा, गाड़ियां भी रही, उनको फादर ने लेके दी। और खुद क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ये थोड़ा सा उस साइड मैं इसको मना करूंगा तो शायद जाके कहीं और। खुद पुलिस में थे फादर आपके? फादर मेरे पुलिस में थे। और जो एक पुलिस ऑफिसर होता है उनको ज्यादा इन चीजों का होता है कि यार बच्चे को बड़ा सा वो रहे संभल के। नहीं, मुझे थैंक गॉड, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास स्टोरीज हैं। अच्छा। मेरे फादर की जहां जहां पोस्टिंग रही, मैं पुंछ भी गया, मैं जम्मू में भी रहा, मैं राजौरी में भी रहा, मैं श्रीनगर में भी गया, मैं आरसपुरा में गया, मैं बनहाल में गया, शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट हुआ जहां मैं नहीं गया। जहां जहां मेरे फादर की पोस्टिंग होती रही मैं वहां जाता रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा शरारती था। तो उनके साथ जाना, वो कहते थे नहीं इन्हें छड़ना नहीं, यार यार छड़ता बुड़ता रहता कि वो सपना बन जाते हैं, ना ले आओ। तो जो मुझे लेके गए, और आज मेरे पास इतनी स्टोरीज है। अच्छा, जो उनके साथ रहे वो ऑब्जर्व करते रहे। वो जो क्रिमिनल्स के साथ वो डील करते थे, कश्मीर में 92 93 में मैं रहा। अच्छा, मिलिटेंसी के एरियाज बड़ा काम किया उन्होंने, यस है ना? यस, वो हमने सुना हुआ है, बहुत काम किया पापा ने किया, हमारे सरदार खान अंकल हैं मेरे, बिल्कुल। वो उन्होंने किया, प्रभात सिंह साहब हैं, उन्होंने, काफी लोग हैं जो प्रभात जी ने और बाकी कुछ लोगों ने हमें हेल्प भी किया इस गीटिया बनाने के दौरान में। तो आज हमारे पास स्टोरीज है। मैं अपने बच्चों को जब कुछ स्टोरी पूछता हूँ ना तो उसके पास स्टोरीज नहीं है। हाँ, अभी वो यूके से आया, वो जरा सुनाएगा मेरी यूनिवर्सिटी में ये होता है, और घर का मदर का वो बस हाथ के खाना, यहाँ घूमना है, बस उसके पास, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। और जब हम बैठते हैं, जब हम अपनी स्टोरी सुनाते हैं जो पापा हमें सुनाया करते हैं, बिल्कुल, वो स्टोरीज खत्म होती जा रही हैं। वो एक आपने बड़ी सही बात कही। ये स्टोरीज हमारी अगली जनरेशन में, जेन जी जिनको हम कहते हैं, इनके लिए स्टोरीज रह गई हैं मोबाइल पे सुनना, यूट्यूब पे देखना। जो रियल कैरेक्टर्स की रियल स्टोरीज थी, ये बंदा ये सुनाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। देखिए मैं आपको बताऊं, 92 हाँ। 3 की बात है, मेरे पापा की पोस्टिंग कश्मीर में थी। रात को हम सोए हैं ऊपर क्वार्टर में और नीचे हम उतरे, सुबह 2 डेड बॉडीज बाथरूम में पड़ी हुई, तो मार के ही चला गया। फिर उस दौरान क्या होता था 92 3 में, पुलिस के पास वेपन्स नहीं होते थे क्योंकि मिलिटेंट वो भी छीन लेते थे। ओपनली एक अकेला पुलिस वाला वेपन लेके नहीं जाता था। अच्छा, हमने वो टाइम देखा, फादर ने देखा मिलिटेंसी में जब काम किया। फिर आरसपुरा में रहे, फिर बाद में एसएसपी, यहाँ से एसपी रिटायर्ड हुए जम्मू से, उधमपुर से। लास्ट रिटायरमेंट कब हुई इनकी? उधमपुर 2004 में। 2004 में। तो उस समय तक तो मतलब आप भी मुझे लगता है कॉलेज वॉलेज पास आउट कर चुके थे। आप अपना प्रोफेशनल फील्ड में आ चुके थे। शादी हो चुकी थी, मैं बॉम्बे से आ चुका था। बॉम्बे के 1-2 प्रोजेक्ट करने के बाद मैं आ चुका था। अभी तो मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ, प्लस कुछ फैमिली बिजनेस भी है, हम लोग बिजनेस भी कर रहे हैं और अच्छा है, ऊपर वाले की दया से लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मुझे जम्मू ने बहुत प्यार दिया, जम्मू के लोगों ने बहुत प्यार दिया। पता नहीं आजकल क्या हवा चल रही है, लोग क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा पर है, अच्छे के लिए बदले तो बेटर होता है। देखिए हर पढ़ा लिखा आदमी, हर एजुकेटेड आदमी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसे पता है क्या हो रहा है। बिल्कुल सही। मैं पढ़े लिखे की बात करूंगा, एजुकेटेड की बात करूंगा। आपने 100% सही बात बोली कि हम बैठे हैं यहाँ पर, धूप खिली थी, कोहरा आ गया, फिर धूप खिल रही है, हमें पता, हमें महसूस हो रहा है जो हो रहा है, मगर हम मौसम को देख के बोल नहीं रहे। हाँ, मतलब लोग समझेंगे क्या हो रहा है। आज जो दौर चल रहा है वो एक अच्छा दौर नहीं, खासकर हमारे जम्मू के लिए अच्छा नहीं है। हमने तो यार बड़ा प्यार देखा है, क्योंकि जम्मू की मिट्टी में प्यार है। मेरे जो दोस्त हैं वो सारे नॉन मुस्लिम्स हैं। 99% लोग जितने भी जम्मू के हैं, जम्मू के डोगरे, सारे मेरे दोस्त हैं। मेरा सर्कल इतना बड़ा है, आपको तो खैर पता ही है। बिल्कुल इतना बड़ा है कि हर दूसरे आदमी है, और शहर भी छोटा है कि असीथुर निकलना बाहर किसी ना किसी को मिलना, फिर जाके मिलना। आप किसी से नाराजगी भी नहीं रख सकते, क्योंकि 2 दिन के बाद फिर मिल जाना। रहना तो उसी है ना। एक ना कुछ लोग हमारे दोस्त है, वो बड़ा सही बात बोलते हैं
ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਹੀ ਪਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ जा ही नहीं सकते। आप बॉम्बे रहो या यूके रहो, आपने सर्कल यही रखना पड़ेगा क्योंकि आपका सर्कल यही है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤਾਂ ਆਸ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਾਹ ਪੀਏ, ਠੰਡ ਹੋਆ ਦੀ ਬਾਹਰ। कभी साथ न छोड़ेंगे तुम मेरी कसम खा लो। दूरी न जम्मू का एक दौर हमने गीटियां के जरिए देखा, हमारे पेरेंट्स ने वो असली दौर देखा, और शायद जो हमारी अगली जनरेशन है या आज की जनरेशन है जेन जी, वो इस इंटरव्यू के जरिए वो जानेगी कि बेसिकली जम्मू है क्या, जम्मू कितना बदला, जम्मू में कितना बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव कितना अच्छा है, कितना बुरा है, या कैसा होना चाहिए। तो आज की चाय टॉक जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक्टर ही बता सकता है कि शहर की नब्ज क्या है। तो तनवीर साहब, आप बता रहे थे, अच्छा फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी बेटी है, अभी शी इज ए डॉक्टर। अच्छा, अभी उसका पीजी नीट में हो गया, उसका क्लियर किया उसने, तो लखनऊ में वो गायनेकोलॉजिस्ट की लिए जा रही है। तो और बेटा 2-4 दिन में चले जाएगी। उमर है बेटा, एक बेटी एक बेटा। हाँ एक बेटा। तो उमर अभी लंदन में था, वो वापस आया ग्रेजुएशन करके, अभी तो अभी यहीं पे है शायद। उसमें भी एक्टिंग के गुण हैं आपके? हाँ, उसकी भी मूवी थी एक खलील, जो राहुल जी ने डायरेक्ट की थी, वो हमारे यूट्यूब पे है खलील। वो गन एंड गेम्स के ऊपर है कि बच्चों को किस तरीके से लोग वर्गलाते हैं एंड उसको डाइवर्ट करते हैं अपने टारगेट से दूसरी तरफ। तो वो एक दिखाया है कि चेंज के बच्चा किस तरीके से गेम की तरफ लोगों को डाइवर्ट किया हमने, कि फुटबॉल एंड क्रिकेट से इस तरफ बच्चों को डालो, ना कि बेकार बैठाकर, ताकि। अच्छा, टेररिज्म से आप एक्टर भी हैं, जम्मू में काम किया, टेररिज्म से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जिन पर इवन जैसे मिशन कश्मीर भी बनी और मूवीज बनी। आपको लगता है कि टेररिज्म एक सब्जेक्ट, एक बहुत डीप सब्जेक्ट है हमारे जेएंडके में, कि जरूरी नहीं है कि टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, जो यहाँ लोग टेररिज्म मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अभी मूवीज बन रही हैं टेररिज्म के ऊपर, मिलिटेंट्स के ऊपर, जहां आपको मिलिटेंट दिखाना है वहां आप मुस्लिम को दिखा देते हो, यार मिलिटेंट, हाँ जी मिलिटेंट है, किडनैप किया, चल मुस्लिम, फलाना चल मुस्लिम। इस तरीके से क्या हो जाता है कि एक पर्टिकुलरली एक कास्ट के ऊपर लोगों का एक नजरिया बदल जाता है। मेरा एक अपना मेरा एक जाती ओपिनियन है। यश चोपड़ा ने कभी भी कश्मीर फाइल्स नहीं बनाई, बिल्कुल। राकेश रोशन ने कभी कश्मीर फाइल्स या छावा या बंगाल फाइल्स नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? जीपीसीपी ने क्यों नहीं बनाई? क्या उनकी फिल्में नहीं चलती थी? उनके पास सब्जेक्ट्स थे, आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट्स थे जो उनको लगता है कि सभी रिलीजन या सभी लोगों को एक्सेप्ट होंगे? नहीं, हाँ, देखिए इसमें एक अपना कॉन्फिडेंस लेकर वो डायरेक्टर्स वो थे जिन्हें पता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और हमें उनको अपने आप पे भरोसा था। आज के जो डायरेक्टर्स हैं उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक उनको बाहर से सपोर्ट नहीं आएगी उनकी फिल्म नहीं चलेगी। आप मेरी बात को समझ गए? मुझे और ओपन होना है या मैं इतना काफी है? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, मुझे लगता है सुनने वाले भी समझ रहे होंगे। हाँ, आज मेरे बच्चे मूवी देखने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? जब मैं अंदर जाता हूं, अंदर से आवाज आती है अल्लाहू अकबर। अरे बच्चे डर जाएंगे यार। जय श्री राम, दो बोले सोने आल सत श्री अकाल। अरे क्या कर रहे हो? हमारे दौर की फिल्में देखो यार। मैं जब मूवी देखने के लिए जाता था, जब बाहर आता था, तो मुझे लगता था मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है और मुझे गुंडों से टकरना है। मुझे लगता था कि मुझे ईमानदारी की जिंदगी लेनी है। मुझे लगता था कि मैंने शराब नहीं पीनी है और अपने बच्चों को सही रास्ते पे लगाना। ये एक मैसेज लेके आप थिएटर से बाहर आते थे। आज आप क्या मैसेज लेके आते हो? कि मैनू मारना है, या सरदार है, या मुसलमान है, या हिंदू है। यही मैसेज लेके आदमी आता है ना बाहर। ये नफरत क्यों बन गई तनवीर साहब? देखिए, सियासत जो भी है, जो उनका, चाहे सियासत कोई भी हो, चाहे वो जो चल रही है, जो आज मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूंगा,
उसकी आड़ में लोगों ने अपने फायदे उठाने शुरू कर दिए। बिल्कुल, कुछ लोगों ने उसको बिजनेस बना लिया। बिजनेस बना लिया ना, आज बिजनेस बन गया वो। आपको अगर फिल्म बनानी है तो आप किसी ना किसी के खिलाफ बनाओ, किसी मुल्क के खिलाफ बनाओ, किसी पर्टिकुलरली किसी जाति या किसी के अगेंस्ट बनाओ, तो मूवी चल जाएगी। देखो आज जैसे आपने बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने शुरू में कि, और साउथ इस चीज से दूर है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। साउथ इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर आप रहा। आज भी उनकी जो मूवीज जो हिट, मतलब अभी जो रिसेंट हिट भी मूवीज हुई हैं, हाँ, बहुत उमर, रियल सब्जेक्ट्स पे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ थिएटर में, साउथ में आज भी सिंगल स्क्रीन चलती है, पता है आपको? ओवरऑल मुझे लगता है अच्छा स्कूल है। नहीं, अच्छा है काफ़ी। हाँ, आपको कैसा लगा? मतलब लास्ट टाइम जब मैं मतलब KCI से जब मतलब पास आउट हो गया, उसके बाद चेंजेस भी उन्होंने काफ़ी लाए। मतलब टेनिस कोर्ट देखा वो उन्होंने नया लाया, बाकी और काफ़ी चेंजेस लाए। और मतलब अच्छा स्पोर्ट्स को लेकर भी अच्छा है। स्पोर्ट्स को लेकर भी, हाँ, ओवरऑल स्कूल की याद आती है? हाँ, कभी कभी ऐसे स्कूल के दोस्तों से मिलते हो अभी? जी जी जी, अभी कितने दोस्त हैं वहाँ पे? मतलब थे। जी जी जी, मतलब बीच बीच में मुलाकात होती है। आज भी मुझे मिलने जाना है एक दोस्त से, तो मतलब अच्छा है ओवरऑल। मतलब एक जो मर्जी है, एक चीज है, मुझे आज तक लगता है कि जो सबसे क्लोज दोस्ती रहती है ना, वो स्कूल में रहती है। उसके बाद जो दोस्त बनते हैं ना, वो फिर लगता है कॉलेज वाले फ्रेंड्स थोड़ा सा मैच्योर हो गए हैं, तो कनेक्शन नहीं हो पाती, वो वैसा नहीं बन पाता है बस। सही अच्छा, कह रहे हैं। एक्टिंग पापा बता रहे थे कि वो मतलब बॉर्न एक्टर हो आप, या पापा को देख के बाद में सीखा? नहीं, पापा को देख के, मतलब उन्होंने ही सिखाया ऐसे। तो मुझे मतलब स्किल्स वगैरह किस तरह एक्ट करना है, मुझे इतना आइडिया था भी नहीं। तो पर एक एक्टिंग ब्लड में आती है ना, वो तो होगी। हाँ है ना, ये पृथ्वीराज चौहान बनता था जब तलवार लेके बचपन में। स्पाइडरमैन बनता था। कौन सा कैरेक्टर पसंद है? ऐसे तो गीटा में उनका मुझे काफी अच्छा रोल लगा। वो तो वो सबका फेवरेट है, वो तो। फेवरेट, हाँ। उसका कोई डायलॉग? उसका एक वो वाला, रिवॉल्वर दिया गोलियां मिगी बचपन च गीटियां कन्ने खेडी दिया खेड़ा चेता करा दिया। अब ये डोगरी में दिक्कत है इसको। नहीं, मुझे एक चीज बताओ यार, आज की जनरेशन को डोगरी में दिक्कत क्यों है? ये दिन सब एक गाल ना मैं हर बार करना। मैं ललित मगोत्रा जी का इंटरव्यू किया, मैंने भी पूछा, मैं कि हमारे बच्चे डोगरी की नहीं बोलते हैं। आखा जी की उन्हें स्कूल चो नहीं सिखाई जाती, घर ते आखा जी बोलना पर एक गल है, डोगरी बोलना जरूरी है। डोगरी, हाँ, वो तो अपनी नेटिव लैंग्वेज है। क्योंकि वही एक तो सोशल मीडिया पे भी शर्म आती है। शर्म तो नहीं आती? नहीं शर्म तो नहीं। तो इंग्लिश मीडिया इतनी बहुत ज्यादा हो गई है ना कि प्रेफर ही नहीं करते ज्यादातर लोग। मतलब बोलना चाहिए, नेटिव लैंग्वेज है अपनी तो यार हम मिलते हैं, हम तो डोगरी में ही शुरू करते हैं बात। आज भी वही की आज तो बेसिकली जो दिल मिलते हैं ना, वो डोगरी के मिलते हैं। और उमर ने बड़ी अच्छी मूवी की है। वो उमर, क्या नाम था उसका? खलील शॉर्ट फिल्म थी, अवॉर्डेड मूवी। बताना वो मूवी कैसे कंसेप्ट, मतलब जब आपने वो मूवी की क्या फील हुआ? क्योंकि बड़ा अच्छा कंसेप्ट बताया उन्होंने, मैं देखूंगा भी उसको। जी, उसमें तो बेसिकली कश्मीर में शूट थी। और उसमें ये दिखाया था कि जो भी पास्ट में जो भी केसेस रहे, मतलब मिलिटेंसी और वो सब, तो उसी के रिगार्डिंग दिखाया कि और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कश्मीर में। अब स्पोर्ट्स में जा सकते हो, और मतलब एक यंगर जनरेशन जो आगे आएगी उनके लिए। उमर की एक मूवी है खलील, आप जरूर देखिए। एक फुटबॉलर की कहानी है और कश्मीर की कहानी है। ऐसी शॉर्ट फिल्म्स बहुत सारे हमारे यहाँ बच्चों ने बनाई हैं। अवॉर्डेड मूवी है जैसे बता रहे हैं, और ऐसी चीजें मुझे लगता है देखनी चाहिए, और ऐसा टैलेंट उभारना भी चाहिए। उमर, एम क्या है लाइफ का? पापा की तरह मल्टी टैलेंटेड या किसी एक फील्ड में? अभी मतलब श्योर तो नहीं हूँ, बट नहीं, ट्राई करूंगा ऐसे में बिल्कुल। नहीं, वैसे मन में क्या है? मन की बात बताओ। मतलब मन तो हर चीज करने का करता है, मल्टी टैलेंटेड टाइप, जैसे पापा करते हैं उसी तरह। वैसे चलो बिजनेस में या जी जी जी, बिजनेस का भी, हाँ। मतलब बिजनेस में कोई मतलब कोई होटल टाइप खोल लिया, उस तरह का। मतलब मेन फोकस वो है कि अच्छा, आपने यूके में पढ़ाई की, उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वहां पर पढ़ना और यहाँ पर पहले स्कूलिंग करके गए जम्मू इंडिया, कितना मतलब क्या वहां पर कैसा फील रहा आपको? क्या क्या महसूस किया आपने वहां पर? मतलब डिफरेंस, अलग अलग, मतलब कल्चर का डिफरेंस है हमारा यहाँ पे वहाँ पे। और बट एक चीज़ मुझे यहाँ की मतलब अच्छी लगती है कि जैसे बाहर इतना सोशल कल्चर नहीं है, कि मतलब बहुत आइसोलेटेड, और एक मतलब इतना सोशलाइज नहीं कर पाते जैसे हमारे यहाँ पे। घर से बाहर निकलो तो 4 लोग मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आप किसी से भी बात कर लो, आराम से बात हो जाती है। वो बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ का। मतलब
किसी से भी दोस्ती कर ली, कोई भी मन की बात कर ली ऐसे यार, वो आराम से हो जाता है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिया खूबसूरत है हमारा उस हिसाब से, जी, जी, बहुत लोगों के बहुत हिसाब अच्छा से। और जम्मू मुझे लगता है उससे भी ज्यादा। जी, जी, जी। हमारा मतलब इतना वो मतलब डोगरा कल्चर इन जनरल वो भी बहुत मतलब अच्छा है, वो चीज़ भी। आपका बर्थ कब का है? मेरा 2003। दादू से मतलब आप दादू के साथ आपने कितना टाइम बिताया होगा? काफ़ी देर बिताई हुई है से जनरल, मतलब ऐसे वो साल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट काफ़ी देर। कहानियां सुनी है उनसे? जी, कहानियाँ भी काफ़ी अभी मतलब मुझे याद तो नहीं है, उन्होंने सुनाई तो थी काफ़ी सारी, बट जी याद नहीं है। आपको लगता है वो एक जो जैन जी में ही आप आ गए अब, है ना? जी, जी। मतलब जैन जी जो है, आप लोग भी लकी हो, आपने समय को बड़ी तेजी से बदलते हुए देखा। मतलब खैर हम भी हैं उसमें जो 80s 90s के बॉर्न वाले, 70s के बॉर्न वाले जो लोग हैं, कि हमने चीज़ों को बिल्कुल जीरो से आगे बढ़ते देखा। आपने एक बदल, तो मतलब आपको जो टाइम तेजी से चेंज हो रहा है, फास्ट लाइफ जिसे कहते हैं ना, मोबाइल लाइफ, अब तो एआई आ गया, तो कैसा, मतलब क्या लगता है कि कितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं और लाइफ कितनी फास्ट हुई है? फास्ट तो बहुत, मतलब हर चीज़ में ही बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड हो गई है। और जैसे 3-4 साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन बाहर कर रहा था, तो मैं देखता था ऐसे मुझे सारे खुद लिखने पड़ते थे। फिर मुझे एक दोस्त ने बताया चैट जीपीटी आ गया, मतलब उसने दिखाया कि सारा ऐसे मतलब एआई से हो जाता है। और ये मतलब चैट मैं जीपीटी हैरान पे हो गया। क्वेश्चंस डालते थे और फिर भाई चैट जीपीटी कर करके मतलब हैरान हो गया, पूरा एक पैराग्राफ उससे आराम से बन रहे। तो फिर अलग ही, फिर उतना फिर स्पीड, मतलब इतना ज़्यादा डेवलप मगर हो ये गया। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, मैं ये मानता हूँ, जी, आजकल जमाना तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मगर उसने हमारी जो नेचुरल रियल क्रिएटिविटी है ना, उसको कहीं ना कहीं डंप कर दिया। मुझे लगता है और 5-10 साल बाद ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम बैठे हैं, रोबोट ही आ रहा है हमारे मुंह में, ये ब्रेड टोस्ट डाल रहा है, हम खा रहे हैं, वही हमें चाय का कप उठा के दे रहा है, हम वो पी रहे सब वही वोट ही हैं, कर हम रहा सिर्फ है। बैठ के देख रहे हैं, वो हमें हंसा रहा है तो हम हंस रहे हैं, वो हमें रुला रहा है तो हम रो रहे हैं। एआई हो गया ना, आर्टिफिशियल एवरीथिंग इज। तो बट कुछ इंसान को रियल भी रहना चाहिए। क्रिएटिविटी कम हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हाँ, वो तो ह्यूमन जो एक स्किल है, ह्यूमन बना ही इसलिए कि वो काम करे, फिर अर्न करके, मतलब वो सब करे। बट अब एआई सारा कुछ कर रहा है, तो फिर वो चीज़ तो फिर डब मतलब वो हो जाता है, क्रिएटिविटी हमारी और हमारे जो स्किल्स हैं वो फिर बिगड़ते जाएंगे। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है ना, फिर वो ठीक नहीं है। अच्छा तनवीर साहब, वापस आते हैं कि अब मतलब आज जैसे आपने बोला लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं एक और चीज़ में कई बार बात करता हूँ कि बड़े सारे लोगों को ना अपने शिकायतें बहुत होती हैं, है ना, मतलब लाइफ से ही शिकायतें हैं कि यार वो ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। हमने एक पॉडकास्ट किया करते हैं हम, उसका नाम है बोरिंग पॉडकास्ट। तो बोरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसी वाली बोरिंग बातें करते हैं, इसलिए जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी बोरिंग बातें यही होती हैं, लाइफ क्या चल रही है, इमोशंस क्या है ना। तो मैं आपसे भी यही बोरिंग सवाल पूछूंगा कि लोग कहते हैं कि यार लाइफ में ना बहुत दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, ये हैं, मगर हम कभी भी ये नहीं कहते कि बड़ा अच्छा चल रहा है। ऐसे कोई पूछे कि हाल है जनाब बड़े बढ़िया, तो जब वो पूछेगा थोड़ा डीप तो उसको पूरी कहानी सुनाएंगे, ऐसे लाइफ कैसी चल रही है। पर आपने बोला बाहर बड़ी अच्छी चल रही है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ, लाइफ देखिए, मेरा ये मानना है, हर इंसान का एक अपना नजरिया होता है लाइफ को लेके। मेरा ये मानना है कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप इस दुनिया में आए, आप आज यहाँ बैठ के हम चाय पी रहे हैं, ये जो दाना, ये रिज्क, ये लिखा खाना, हुआ ये था, सब हमारी किस्मत में लिखा है। मुझे क्या करना था लाइफ में, आप बहुत कुछ प्लान करते हो और वो होता नहीं है। लेकिन जो होता है टाइमली लगता है कि ठीक नहीं है, बट लेटर ऑन आपको लगता है कि नहीं ये सब ठीक हो रहा है। कोई ना कोई जो पावर आपको, आपके पीछे है, सुप्रीम पावर है, जो सुपर पावर है, वो चला रही है, जनरेटर ऑफ द यूनिवर्स, जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। सब कुछ फिक्स्ड है। लोग अपने फ्यूचर को लेके, अपने कैरियर को लेके, नए लड़के देखे मैंने, नए बच्चे देखे मैंने, ड्रग्स में आ गए, स्ट्रेस में आ गए। आज आप बच्चा स्ट्रेस ले ही नहीं पा रहा। उसके लिए क्या हो गया कि उसमें हमारा बहुत हद तक हमारा सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल। जैसे जैसे आप इंस्टा पे 15 सेकंड्स की, 10 सेकंड्स की रील्स देखने के आदी हो गए। रील्स ने हमें इम्पेशेंट कर दिया, इम्पेशेंट कर दिया। आपको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, वो 15 सेकंड 30 सेकंड में चीज खत्म। सर आपका फादर आपको कुछ बता रहा है एंड आप
आप उस चीज को तो कम से कम सुनना नहीं बर्दाश्त कीजिए। हाँ। आप 15 सेकंड्स वो भी नहीं ले रहे हो कि आपका फादर आपको बता रहा है, 15 सेकंड्स तो आपको लेने हैं ना, सुनना है। वो भी जो बोल रहा है, यार पापा जल्दी बोलो यार, मेरे पास जाना है, टाइम नहीं है। मामा फटाफट दो यार, टाइम नहीं है। तो इन चीज़ों की जो एक सोशल मीडिया के जो एक साइड इफेक्ट्स हैं, ये बहुत बुरी तरीके से हमारी सोसाइटी को खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और सोशल मीडिया नॉर्मली घर में, मेरा ये मानना है कि अब दूर रहना चाहिए, बच्चों से इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए। वैसे सोशल मीडिया मतलब ऐसा हो गया है, सोशल मीडिया क्या हो कि मतलब घर पे अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों अपने मोबाइल पे ही बिजी हैं, तो वो मतलब आपस में बातचीत, परिवारों में बैठना कम हो गया पहले से, बहुत कम हो गया है। जैसे आपने कहा कि आपने अपने फादर से इतनी कहानियां आपने सुनी हैं या देखी हैं क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं। अगर मान लीजिए उस जमाने में सोशल मीडिया होता तो शायद आप सोशल मीडिया पे बिजी रहते, उनके साथ बैठ के भी नहीं समझ पाते कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक मैं कहूँगा कि अच्छी चीज़ नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए। और मैं अपने घर में नॉर्मली, मेरे यहाँ क्या होता है कि 7-8 बजे के बाद नॉर्मली मैं अपने घर में फ़ोन को अलाउ नहीं करता। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। 7-8 बजे के बाद नॉर्मली मैं फ़ोन पिक नहीं करता, क्योंकि कहीं पड़ा होता है, फैमिली में आए बैठिए, नेक्स्ट डे आपने जो भी मुझसे बात करनी है 10 to 5 कीजिए या 10 to 6 कीजिए, उसके बाद मैं कोई भी बात आपसे नहीं करूँगा। गुड। एंड जो मेरे ऑफिस में हो रहा है, जो बाहर इस घर के बाहर जो हो रहा है, मैं उस चीज़ को घर में नहीं लाता हूँ। मेरी वाइफ को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से अर्न कर रहा हूँ। हाँ, बिजनेस का पता है कि बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बेटे को पता है, बट डे टू डे क्या हो रहा है, आप सोसाइटी को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, आपके लाइफ में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आप आके उससे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और ये चीज़ मैंने अपने पापा से सीखी है। अच्छा, वो कितना भी कुछ भी हैंडल करके आते थे, पुलिस में थे, पुलिस तो उस टाइम का क्राइम, उस टाइम पे वैसे वो कभी भी आके घर में उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बड़ी सी बड़ी चीज़ भी हो जाती थी, कभी डिस्कस नहीं करते थे। दोनों को पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशन जो है, दोनों का एक ट्रैक ही अलग है। कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा आपने? मेरे ब्रदर पॉलिटिक्स में है, मेरे पापा रिटायरमेंट के बाद सियासत में आए। हाँ, आपने नहीं सोचा? नहीं, पॉलिटिक्स में मेरी बस की बात नहीं। अच्छा, पॉलिटिक्स झूठ बोलना पड़ता है उसमें? ना, झूठ बोलना पड़ता नहीं है। हाँ। झूठ ये हम लोगों ने बना लिया कि हाँ। ये झूठ। वैसे पॉलिटिक्स भी अच्छा प्रोफेशन है, कैसे मानते हो आप? देखिए, अगर आपको लगता है कि इंसान कि मैं कुछ समाज में हमारी मतलब पॉलिटिक्स में आना, सियासत में आना, ये एक इबादत माना जाता था कि लोगों की सेवा करनी, समझ लो, लोगों को हेल्प करनी है, समाज को बदलना। भी हमारे लीडर्स थे, राजगुरु थे, सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे गांधी थे, हमारे नेहरू थे, उस टाइम के जो लोग थे, जब वो सियासत में आए थे तो सियासत को एक दर्जा, एक ऊंचे दर्जे पे रखा जाता था, एक इबादत के तौर पे माना जाता था। तभी तो लोग फांसियों पे चढ़े, तभी तो लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए, और मिट्टी को आज भी लोग वो चूमते हैं। आज वो चीज़ खत्म हो गई ना। आज तो आज किसी लीडर के साथ आपने मिलना है, या आप अगर पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, या तो आप अपना जो किया धरा है उसको छुपाना चाहते हो, या आपके पास ब्लैक मनी है उसको छुपाना चाहते हो। आज सियासत का रुख कुछ और हो गया, रुख बदल गया। तो इसलिए यू शुड बी अ पॉलिटिशियन बट नॉट इन पॉलिटिक्स। बहुत अच्छा कहा। रिसेंटली कोई मूवी देखी आपने? धुरंधर देखी। धुरंधर कैसी लगी? ठीक है, अच्छी है। एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, कैरेक्टर्स की बात करूंगा, तो कैरेक्टराइजेशन बहुत बढ़िया है। सब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? सब्जेक्ट वही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो चल रहा है, जो पिछले कई सालों से चल रहा है, सब्जेक्ट तो वही है। चिकन वही है, उसको लेमन बना दिया, बट मसाला चेंज कर दिया। जैसे पाकिस्तान में या कुछ मतलब कुछ जो एक्टर्स हैं उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी, मतलब सब्जेक्ट वाइज भी रियलिटी मैं कहूँगा स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन एंड कैरेक्टराइजेशन की बात करूंगा तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी है। रूटीन में मूवीज देखते रहते हैं आप या कम देखते हैं आजकल? अच्छी मूवीज देखता रहता हूँ। कितना बदलाव हुआ, मतलब वो तो आपने बताया कि मूवीज में कितना बदलाव हुआ, एक्टिंग में कैसा देखते हैं आप? क्योंकि आपको भी कितने साल हो गए तनवीर साहब एक्टिंग करते हुए? वैसे 90 से कर रहा हूं। 90 से मतलब ऑलमोस्ट 30-35 साल। एक्टिंग में कितना बदलाव आया ओवरऑल भी? जैसे देखिए क्या होता था, एक्टर्स कमर्शियल हो गया सब कुछ। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक एक्टर को आप लेते हो एंड उसे एक स्टोरी देते हो, कहते हो यार ये एक तुम्हारा स्क्रिप्ट है, चलो तैयार कीजिए, ये कैरेक्टर है आपका। वो परफॉर्म तब तक नहीं करेगा जब तक उसको फील नहीं आएगा। तो
कहता नहीं यार मुझे फील नहीं आ रहा, मैं इस कैरेक्टर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन आज जो दौर हो गया, जो कॉर्पोरेट दौर है, जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, आप आए, आपने अपना कैरेक्टर परफॉर्म किया, आपको सेट तक नहीं पता होता कि आपकी लाइंस क्या है। आपको लाइंस दी, आपने पढ़ा एंड परफॉर्म किया एंड चले गए। वो एक बहुत बड़ा चेंज। अब सिंगर्स की बात करूंगा, जब रफ़ी साहब, किशोर साहब और जब मुकेश जी गाते थे, महीना महीना गानों की रिहर्सल्स होती बिल्कुल, और सिंगल टेक में गाना निकलता था। सिंगल टेक में अगर कहीं पे भी कुछ भी हल्का सा भी कुछ अगर नहीं मैच करता है, कुछ चाहे म्यूजिकली बोलो या कुछ बोलो, अपने इन्वॉल्व, मतलब वो क्या करते थे कि दोबारा से शूट करते थे उसको, दोबारा से रिकॉर्डिंग करते थे। बिल्कुल। आज एक एक लाइन करके आप बोल दीजिए। आज हमने जो अपनी फिल्म का जो पीनी है मास्टर सलीम डोगरी में जो गाना बिल्कुल, गाया है, बिल्कुल। वो एक एक लाइन करके गाया उन्होंने, दो लाइन करके गाया। OTT प्लेटफॉर्म ने कितना बदला एक्टिंग को, मतलब टैलेंट को निखारा, नए लोग आए काफी। OTT से ये हो गया कि जो लोकल टैलेंट था आपका, जहाँ का सब्जेक्ट चाहे बिहार का है, चाहे कश्मीर का है, चाहे महाराष्ट्र का है, मराठी है, पंजाबी है, उससे ये हो गया कि लोकल टैलेंट सामने आ गया। कैरेक्टर्स में अब पहले टाइम होता था कि एक ही हीरो होता था, उसी ने सरदार का रोल भी करना है, उसी ने वो साउथ का एक्टर भी बन जाना है, उसी ने। अब रियल एक्टर्स वहां से आए, रियल लैंग्वेज में, रियल लैंग्वेज पे और रियल कैरेक्टर्स वो ढूंढ के लाते हैं। वो एक बहुत बड़ा, उससे क्या हुआ कि हमारे जो युवा थे, जो रोजगार जो ढूंढ रहे थे, जो इस लाइन में थे, उन्हें बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका जब आज कहीं कुछ एडवर्टीजमेंट निकलता है या कहीं पे कुछ कैरेक्टराइजेशन होती है, कहते हैं यार जम्मू के आर्टिस्ट चाहिए, डोगरा आर्टिस्ट चाहिए, कश्मीरी आर्टिस्ट चाहिए, पंजाबी चाहिए, हिमाचली चाहिए। तो वो क्या होता है कि उन लोगों को चांस मिल गया। जैसे पंजाब, साउथ की जो है टॉलीवुड जिसको हम कहते हैं, या पंजाब का जो इंडस्ट्री है, बहुत राइज कर गई। जम्मू कश्मीर में जो फिल्म इंडस्ट्री थी राइज कर सकती थी। एज ए एक्टर आप कैसे देखते हैं, कहां पीछे रह गए? मैं आपको एक बात बताऊं कि साउथ का कुछ और सिस्टम है। साउथ में आज भी सिंगल स्क्रीन चलती है। साउथ में आज भी 100 रुपीज की और 90 रुपीज की और 120 की टिकट मिलती है। वो इंडस्ट्री चल रही है। आज आप मूवी देखने जाइए अपनी फैमिली, 2 बच्चों और भाभी और आप जाइए, आपका 5000 से कम खर्चा नहीं आएगा। बिल्कुल। आप मूवी देखने नहीं जा रहे हो, आप एक पॉपकॉर्न और वो कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हो, उसके साथ आपको टिकट मिल रही है। ये लीजिए, ये टिकट है आपकी, जाइए आप ये खाने आए थे। और आज आप जाइए, आप थिएटर्स में जाइए, PVR में जाइए, आप देखिए कि क्या हालत है। आप एक कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पी सकते हो, कोई आम आदमी मूवी देखने कैसे जाएगा? तो उस चीज के लेकर साउथ वालों ने वो चीज को अडॉप्ट नहीं किया, और आज वो साउथ की इंडस्ट्री तभी आज कामयाब है। तो आपको लगता है कि मूवी को मूवी बेस तक रहने देना चाहिए था, कि इंसान गया, वो एंटरटेनमेंट किया, उसकी मर्जी है, वो बाकी चीजें एंजॉय करे नहीं करे, लग्जरी बना दिया आज मूवी देखना। आज बच्चों को लेकर आप जाते हो तो क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा कोल्ड ड्रिंक ले और पॉपकॉर्न खाए? बिल्कुल। 200 रुपए की टिकट है, 300 रुपए की टिकट है, 400 500 की भी होगी। 500 का ही पॉपकॉर्न मिलता है आपको, 300 की 400 की कोल्ड ड्रिंक मिलती है, तो आपका वही 5000 6000। उससे बेटर है कि आप, लोग कहते हैं कि यार OTT पे आप रिचार्ज मारो 2000 का, पूरा साल देखो, पूरा साल देखते और यही धुरंधर आज नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, हमें क्या जरूरत है? बिल्कुल आ जाएगी। हाँ, तो थिएटर को खत्म करने की ये भी बहुत बड़ी वजह है। इसने एक्टर्स को डीमोरलाइज कर दिया, जो लोग इस फील्ड में आए, कि यार हम इतना दिख नहीं पाएंगे, हमें इतना वो नहीं होगा। या आपको लगता है कि जो टैलेंट था, जो एक रियल टैलेंट था, वो निकला, उसके लिए अच्छा हुआ या नहीं अच्छा हुआ? नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए टैलेंट को आप कितना भी छुपा लो, वो हाइड नहीं कर सकते उसको। अगर आप में टैलेंट है ना, तो आपके पोस्चर से और आपकी लुक से ही मुझे पता चल जाएगा कि ये परफॉर्म कर पाएगा। आपको लाइंस बोलने की भी जरूरत नहीं है, मुझे लगेगा ये बोल देगा। टैलेंट नहीं है इसमें। ये हो गया है कि हमारी इंडस्ट्री जो जम्मू में बननी थी, हमारे जम्मू कश्मीर में बननी थी, जिस तरह पंजाब में बनी या महाराष्ट्र में बनी या साउथ में बनी, जम्मू में दिक्कत ये आ गई कि एक तो जम्मू कश्मीर हो गया। आज तो लोग कह रहे हैं कि यार इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, लद्दाख को UT बना दो। ये तो एक मजाक हो गया आम लोगों के लिए। और वो चीज़ ने इस चीज़ को बड़ा डैमेज किया कि बनानी क्या है इंडस्ट्री, डोगरी में बनानी है, लद्दाखी में बनानी है, कश्मीरी में बनानी है, या भद्रवाही या रजौरी पुंछ वाली पहाड़ी में बनानी है। आप पहले डिसाइड तो करो। उन तुम डोगरी का चैनल मंगे करते हो, सैटेलाइट चैनल आज तक तो नहीं मिले। तुम कश्मीर वाले कहने से दे दो, तो उसके मानते हो कितना जरूरी है डोगरी का अपना सैटेलाइट चैनल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे डोगरा आर्टिस्ट, डोगरा कलाकार, जम्मू कश्मीर का तो ये जो हमारा DD कश्मीर पे हम लोग काम करते थे, जम्मू दूरदर्शन काम करते थे, खत्म हो गया ना। आज कहाँ है हमारे आर्टिस्ट, क्या कर रहे हैं? आप बताइए ना मुझे, पिछले 10 साल से आपको कोई दूरदर्शन में आर्टिस्ट दिखा और कभी किसी ने जानने की कोशिश की कि वो कलाकार क्या कर रहे हैं?
जिनके पास सरमाया था, जिनके पास बिजनेस था, जिनके पास घर में रोजगार था, चलो वो लोग कर गए मैनेज, बाकी लोग बड़ी बुरी हालत। अच्छा, बीइंग ए डोगरा आर्टिस्ट, बीइंग ए डोगरा जम्मू तुसें जम्मू रे डोगरी तुसें लगदा है कि जम्मू कन्नै डिस्क्रिमिनेशन होए दा है? लगदा है केह् रीजन रेह् ओह्दे कि कश्मीरी डोमिनेंस ज्यादा रही साढ़े उप्पर? देखिए वो एक सियासी बातचीत है, मैं उस पर ज़्यादा इंडल्ज नहीं करूँगा अपने आप को, लेकिन पहले भी तो जम्मू कश्मीर था, पहले भी तो हम कश्मीर जाते थे और कश्मीरी यहाँ आते थे और लद्दाख के यहाँ आते थे, कभी ये मुद्दे नहीं उठे। आज ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं? हम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। नहीं, मगर 99 में तो शुरू हुआ कि जम्मू स्टेट सेपरेट कर दो, उसको आप कैसे देखते हैं, जम्मू एज ए सेपरेट स्टेट या जम्मू के अपनी पास, स्टेट? हमारे जम्मू के पास कश्मीर, जम्मू को हम जब भी लेंगे इकट्ठा लेंगे, एक साथ लेंगे। टूरिज्म कहाँ पे आज और कहते हैं ना कि जम्मू के टूरिज्म को तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। नहीं किया। आज हमारे पास नहीं, मैं कहूंगा कि माता वैष्णो देवी के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं, और क्या है? अगर इस स्टेट को अलग भी आप कर दोगे तो आप सर्वाइव कैसे करोगे, मुझे ये बताइए ना। चलिए कश्मीरियों के पास तो बहुत कुछ है, टूरिज्म भी है, फ्रूट्स भी है, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कालीने बना रहे हैं, 50 चीजें हैं, वो कार्विंग भी करते हैं, वुड का काम भी करते हैं, 10 चीजें होती हैं उनकी। हमारे पास क्या है? असि खाली नारे ला रहे हैं। ये चीजें अलग होने का तो मुझे सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। ये बहुत एक इंटरनल मैटर है, इससे बड़े आप इसे अगर गौर से देखेंगे, मैं ओपनली नहीं इस चीज के ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन नहीं वैसे ही है। चलो ओदे एक दूई एंगल दा गल करने हैं। जम्मू दे अस लोग इमोशनल ज्यादा है या समझ लो इमेच्योर ज्यादा है? अस डोगरे लोग इयां बहाव च बही जंदे मैं होंदे। आपको एक बात बताऊं, देखिए जम्मू का जड़ा डोगरा ना बेसिकली सीधा है, सीधा है। मैंने जो मैंने देखा पिछले कई सालों से, जम्मू का डोगरा सीधा है। वो बात को जो आपने बोल दिया वो कहता यही है, ये ठीक है। उससे चक्कर जो मरी जाता है। थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए। इसमें क्या है कि बड़ी चीजें मैटर करती हैं। मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन बड़ी मैटर करती है। हमारे लोग जो हैं बड़े, कई भी पिछड़े इलाके हैं हमारे, आज भी वहाँ पे 80% तो हमारी आबादी गाँव में है। आप देखिए आज स्कूल्स की क्या हालत है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। सरकार को, लोगों को इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, ना कि स्टेट अलग करो। तो कियां दिखदे हो कि एजुकेशन कितनी जरूरी है सोसाइटी वास्ते, हर कुछ बदलने वास्ते? एजुकेशन ही तो है। एजुकेटेड एंड एजुकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। एजुकेशन से आप डिग्रियां तो हासिल कर सकते हो, लेकिन एजुकेट भी तो होना है। हमारे लोग यहाँ पे एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन एजुकेट नहीं हो रहे। जब आप एजुकेटेड होते हो, आपको सोसाइटी में किस तरीके से आपका क्या कर्तव्य है, आपने सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, सलीका जो कहते हैं जिसको, जीने का सलीका, तो वो तो एक एजुकेटेड आदमी बता सकता है ना। मैंने बहुत सारे लोग देखे। और मैं आपको एक बात बताऊं, एजुकेशन तो चलिए, मैंने जिंदगी के जो मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं, मैं आज भी अगर कोई किसी से कुछ एक्सपीरियंस लेता हूं तो वो सब पढ़े लिखे लोग नहीं है। आपको अच्छी सलाह जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी दे, मतलब पढ़े दा भी बंदा होना चाहिए, गुड़े दा होना जरूरी है। गुड़े दा होना जरूरी है। उसी नॉलेज, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो पढ़े ही नहीं है, लेकिन आपको जिंदगी का सबक, ऐसा सबक देंगे कि आप कहोगे यार क्या बात है यार, इसमें तो सारा मसला ही मेरा हल। आपको लगता है लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग? सीखना सबसे बड़ी चीज है लाइफ। सीखना जरूरी है, मतलब हर रोज हम सीखते रहे तो देखिए सीखना तो पूरी जिंदगी है। सीखना जिस दिन आपका बंद हो गया ना, तो समझ लीजिए कि आप खत्म है, अब यहाँ से खत्म है, चाहे लाइफ चल रही है। और हम बहुत सारे लोग, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कहते हैं यार हमें पता है। हाँ, हमें पता है। हाँ, अगर मुझे मैं अपना बताऊं, अगर मुझे पता है ना तो भी मैं बोलता हूँ बताओ यार क्या है। हाँ, शायद मैं गलत हूँ। ये अच्छी बात है। मैं अपने बेटे उम्र से, बच्चों से, घर में सबसे बच्चे से इवन डिस्कस करता हूँ, बताओ यार क्या करना है, कहीं से कुछ भी आपको जो मिले। ये क्योंकि मुझे लगता है जिस दिन हमें ये लगता है हमें सब पता है, उस दिन हम खत्म है। हाँ, क्योंकि सब किसी को भी पता नहीं होता। तो इससे कंटिन्यू प्रोसेस, आपको पूरी जिंदगी सीखना है, हर चीज में सीखना है। कितना सीखोगे, आपने सीखा कितना है, आप जानते कितना हो दुनिया के बारे में। पार्टियां करना, त्योहार मनाना पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है। आज भी मैं दोस्तों के साथ पार्टियां मनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि दोस्त मेरे साथ रहें। दोस्त का बहुत बड़ा एसेट होता है। इट्स लाइक ए डायमंड। जिस तरह आप एक
डायमंड को संभाल के रखते हो, मैं दोस्तों को उस तरीके से संभाल के रखता हूँ। और आदमी को अगर पहचानना और जानना है तो उसके उसके दोस्तों से पूछना चाहिए, और वो कहते हैं दोस्त कि कितने पुराने हैं वो देखना हाँ, चाहिए। मतलब पुराने तो सलमान दोस्त। साहब के फादर ने बोला था ना, कि सलमान खान के फादर जी ने बोला था कि अगर आप किसी आदमी को जानते हो तो देखिए उसका दोस्त कितना पुराना है और उसके घर में नौकर कितना पुराना है। हाँ, और बहुत बड़ी उसके बात है। उसके कैरेक्टर का वहीं से पता चलेगा से कि वो कैसा आदमी है। और यही चीज़ है कि मेरा भी ये मानना है कि एक इंसान से जो दोस्तियां होती है ना हमारी, वो शेक हैंड से, हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं शेक हैंड से कब्र तक होनी चाहिए दोस्ती। कि इंसान चल रहा है, बीच में गुस्से नाराजगियां आती रहती हैं, वो होती हैं, आप उनके साथ रहते हो, वो आपको एक शेप अप करते हैं आपकी लाइफ को। शेप अप करते हैं। लोहड़ी मनाते हो आप? हाँ, परसों लोहड़ी है तो Yes, कल परसों yes, तो yes, कैसे मनाते हो लोहड़ी को? आग जलाते हैं और वो जो मूंगफली एंड्रियोडी एंड और वो बचपन का याद है, वो जरा कोई गाना लोहड़ी दा आंदा ही हेरनी के वो आज ही बच्चे आते हैं, लोहड़ी वो मांगते आज ही बच्चे आते हैं वो पैसे वैसे लेने के लिए। हाँ। लोहड़ी है तो भाई, लोहड़ी है। बेसिकली हम तनवीर साहब, जैसे एक एक्टर, जैसे आपने कहा ना कि एक्टर का कोई धर्म नहीं होता, वैसे ही मुझे लगता है कि एक इंसान को ना बड़ा खुल के रहना चाहिए। ईद, गुरपुरब, दिवाली, होली, लोहड़ी सब मनानी चाहिए, अपने दोस्तों में रहना चाहिए। और जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जिसको हम कहते हैं, जो भारत ने एक शब्द दिया, वासुदेवम कुटुंबकम, यानी कि होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, होना वैसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। मगर लोग उससे थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। पर मुझे लगता है समझते हैं लोग, और दिलों में प्यार है आज भी। क्या लगता है आपको? आज भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, आज भी हम बैठ के डिस्कस करते हैं। जम्मू के लोग डिस्कस करते हैं, कश्मीर के भी हैं, राजौरी के भी हैं, हर जगह की मेरा सर्कल वैसे भी आपको पता है। एंड यही चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। और हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि जब हम दोस्त बैठते हैं, हम कभी भी आपस में पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते। बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। हम करते ही नहीं डिस्कस, क्योंकि ये गपशप आपसी स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, और यही चीज़ें होनी चाहिए। आप इन चीज़ों को, बिजनेस को, पॉलिटिक्स को, इन चीज़ों को अपनी दोस्ती से दूर रखो तो दोस्ती बहुत लंबी जाती है। कोई फेवरेट गाना कौन सा आपका? दूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। डायलॉग सुनाइए कोई अपना एक। आप अपना फेवरेट वाला भी सुना सकते हैं, और जो कोई आपका किसी दूसरे एक्टर। आपका फेवरेट एक्टर कौन है वैसे? नसीर साहब, अच्छा, मनोज बाजपेयी, नाना पाटेकर, थिएटर के लोग हैं, इनसे तो और ये वो लोग हैं जो हर किरदार में डल जाते हैं। हाँ, क्या बात। तो किसी का कोई फेवरेट डायलॉग, जो आपको डायलॉग पसंद है किसी दूसरे एक्टर का, या कोई अपना? नहीं, वैसे तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बहुत सारे हैं। एक डायलॉग था कि बाहर दुनिया लुट रही है और आप यहाँ पर तमाशा देख रहे हो। एक सरफरी राजकुमारी आबरू नखलिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई और आप अपने इस महल की चार दीवारी के बीच में बैठकर अपना दामन समेटे रहे। यह अजीमो शान तख्त एक एक करके हमारे वारिसों को खोता रहा और आप फिर भी खामोश रहे। लानत है ऐसे तख्त पर और ऐसे ताज पर जो अपने वारिसों की हिफाजत ना कर सका। बहुत बढ़िया। अपना डायलॉग सुनाओ एक टोपी। ये मेरा अपना ही था। नहीं, अच्छा, ये केड़ा नहीं लगा ये कोई से अच्छा कोई मूवी का हीरो था ही मैंने। अच्छा, उसके लिए अच्छा, एक सुनाओ गीटियां का कोई सुनाओ, क्योंकि लोग गीटियां के डायलॉग बड़े मिस कर देते। बहुत बार बोल के बोल। अभी तो अब आपको गोटे का सुनाएंगे हम। गोटे कब आ रही है? अच्छा, अभी आई होप राहुल जी से बात चल रही है, नेक्स्ट मंथ हम लोग शूट करेंगे। उसका अभी शूट का ही है, तैयारी चल रही है। सॉन्ग वंग म्यूजिक तो उसका हो गया है, स्क्रिप्टिंग भी हो गई है। कब तक आ जाएगी? कैरेक्टराइजेशन अभी उसका शूट का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ ये था, थोड़ा सा रैकी करनी थी, थोड़े से लोकेशंस थी, थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन थी, अभी उस पर काम करना है। 26 में आ जाएगी? हाँ, अच्छा, yes. तो हम इंतजार कर रहे हैं गीटियां के बाद गोटे। आप भी इंतजार करिए, और इस बार इस मूवी को इतना हिट करना है कि कम से कम बाहर तक भी लोग और वाकई ही मूवी बहुत अच्छी बनेगी। नहीं, मैं आज भी गीटियां बहुत बार लगा के देखता हूँ। वो तो वापस उसको देखने का मजा आता है। और आज तो 10 साल 12 साल हो गए, आज तो और टेक्नोलॉजीज बदल गई, टेक्नोलॉजी और एडवांस आ गई। आज आप 50 चीज़ें और ऐड ऑन कर सकते हो, इसमें AI आ गया, बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, मैं अपना ना इंट्रो ਦਿੱਤੀ ही यदि थोड़े गीटियां ਦੇ डायलॉग करने, बट मैं थोड़ी उमर बोली पाना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੀਏ ਦੱਸੋ। ਛੋੜਾ ਛਾੜੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸੰਤ, ਤੇ ਰਿਆ ਪੈਸਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਈਏ ਜਾਣਾ। वाह।
रणवीर साहब मजा आई है, चाय पीने का भी, गपशप लगाने दी, रियली वंडरफुल। और आपका घर बहुत प्यारा है, मुझे बहुत सो अच्छा नाइस, लगा। थैंक यू, थैंक वो यू। इससे एक और चीज होती है कि जो प्यारे लोग होते हैं ना, वो उनके ही घर में बड़ी पॉजिटिव वाइब और बहुत अच्छी फील आती है। रियली बहुत मजा आया चाय पीने। सो नाइस, थैंक यू खुजूरिया साहब, थैंक यू वेरी अगली मच। बार किसी और के साथ फिर चाय टॉक, और इस बार इसे पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा आपको।